ये कहानी कमलपुर के एक छोटे से गांव की है जहां अमन नाम का एक गरीब किसान रहता था। अमन का उसकी बेटी अनु के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी का देहांत हुआ था। पत्नी के देहांत के बाद अपनी बेटी की परवरिश और घर का खर्च अकेले ही उठाना था। अमन के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह मेहनत करके अपने लिए और अपनी बेटी के लिए खाने का इंतजाम करता था। यह उसी समय की बात है जिस समय गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। गांव में सभी की फसल बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण अमन के पास कमाई का कोई और जरिया नहीं था। उसके पास जो बच्चे कुछ पैसे थे अब वह भी खर्च हो चुके थे। अमन के पैसों की परेशानी के कारण उसने अनोखी फीस भी नहीं भरी होती है। किसी चिंता में अमन बैठा हुआ था। अमन को परेशान देखकर अनु उसके पास आती है। क्या हुआ पिताजी, आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटी, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं पिताजी, कोई परेशानी तो है, मुझे बताए। कुछ नहीं बेटी, तुम तो जानती हो इस साल सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है। मेरे पास जो बचे हुए थोड़े बहुत पैसे थे वह भी खर्च हो गए हैं। अगली फसल तक घर कैसे चलाऊं की चिंता मुझे खाई जा रही है। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी मदद के लिए मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। नहीं बेटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पिताजी, इस मामले में बोलना तो ठीक नहीं है, पर स्कूल के हेड मास्टर फीस के लिए बोल रहे थे। हाँ बेटा, मैं कैसे भी करके कल परसों तक तुम्हारी फीस भर दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं कल कह दूंगी हेड मास्टर को कि आजकल में आप फीस भर देंगे। फिर वहां से अनु अपने कमरे में चली जाती है। अनु को बोल तो दिया है कि कल परसों में उसके स्कूल की फीस भर दूंगा, पर सच तो यह है कल के राशन तक के पैसे नहीं है। इसी चिंता में अमन अपने घर में टहलने लगता है। लगता है इस बार मुझे बिरजू सेठ से ब्याज पर पैसे लेने पड़ेंगे, वरना ना तो मैं घर का खर्च चला पाऊंगा और ना अनु की स्कूल की फीस भर पाऊंगा। हाँ, बस मेरे पास अब एक यही जरिया बचा है, कल जाकर बिरजू सेठ से मिलता हूँ। बिरजू एक नंबर का ठग और बेईमान किस्म का व्यक्ति है जो गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता है और उन्हें ब्याज पर पैसे देता। जब कोई व्यक्ति उसके पैसे लौटा नहीं पाता तो उसका घर और खेत दोनों कब्जा कर लेता। अगली सुबह अमन बिरजू सेठ के घर पहुंच जाता है। बोलो अमन, आज क्या हुआ, कैसे आना हुआ मेरे घर पर? सेठ जी, आप तो जानते हो इस बार गांव में सूखा पड़ा है जिस कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई है और मेरे पास खेती के अलावा और दूसरा कोई कमाई का जरिया नहीं है और मेरी ऐसी हालत हो गई है कि घर चलाने पर के पैसे नहीं है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। आप मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं आपके धीरे धीरे पैसे चुका दूंगा। देखो भाई अमन, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, तुम तो जानते ही हो मेरे बारे में कि मैं उसूलों का पक्का हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटे तो मैं तुम्हारी खेती की जमीन और घर अपने नाम कर लूंगा। Bichu Sathaki Yahabata Sunakara Amana Sokain Lagata Hai. सेठ से पैसे लिए तो लूंगा, पर लौटा नहीं पाया तो मेरा खेत और जमीन छीन लेगा। अगर इसे पैसे नहीं लूंगा तो अनोखी फीस कैसे भरूंगा? क्या हुआ अमन, क्या सोचा, तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? चाहिए सेठ जी, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। धन्यवाद सेठ जी, मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे मैं वैसे वैसे लौटा दूंगा। वह तो ठीक है, पर मेरी बात याद रखना, अगर तुम पैसे नहीं लौटा पाओगे तो मैं तुम्हारा घर और जमीन दोनों अपने नाम कर लूंगा। ठीक है सेठ जी। फिर वहां से अमन अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी बेटी अनु को बुलाता है। पिताजी, आपने मुझको बुलाया है? हाँ बेटी, हो तुम कल फीस के लिए बोल रही थी, वह लाया हूँ। पिताजी, आप कल बोल रहे थे कि आपके पास एक भी पैसे नहीं है। बेटी, यह पैसे मैंने बिरजू सेठ से ब्याज पर लिए हैं।
पर पिताजी हु सेठ पैसे देने के नाम पर लोगों की जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। हाँ बेटी, पर अभी उनके अलावा हमें और कोई पैसे नहीं दे सकता था, फिर तुम्हारी फीस भी भरनी थी, इसीलिए मैं उनसे पैसे ले आया। पर पिताजी हमारे पास एक छोटे से जमीन है और एक घर है, अगर इसे भी सेठ नहीं ले लिया तो हम क्या करेंगे? बेटी तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीस से कुछ ज्यादा पैसे लिए हैं, उन पैसों से मैं सब्जी मंडी से सब्जी लाकर बेचना शुरू कर दूंगा, जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे सेठ को दे दूंगा। अगले दिन से अमल सब्जी मंडी से सब्जी लाकर गांव की बाजार में बेचने लगता है। अमन के पास कुछ ही देर में काफी लोग सब्जियां लेने आने लगते हैं। अमन के पास धीरे धीरे सब्जियां खत्म होने लगते हैं। अमन सब्जियां बेच रहा होता है, इस समय वहां विनोद घूम रहा होता है। विनोद भी अमन की तरह किसानी के अलावा कुछ नहीं करता था। विनोद के पास अमन से कई गुना ज्यादा जमीन थी, जिस कारण अगर कोई साल उसकी फसल खराब हो जाती तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था और उसे गांव के लोगों की जमीन खरीदने की आदत थी। विनोद जो अमन को सब्जी बेचता देखा है तो सोचता है, लगता है इस बार के सूखे ने अमन की हिम्मत तोड़ दी है, इसीलिए उसे खेती छोड़ सब्जी बेच रहा है। यही मौका है उसकी जमीन खरीदने की। बात करता हूँ, शायद वह अपनी जमीन मुझे बेच दे। Fira kia ta vinoda amana ki thil ki pasa pahanka jata hai. क्या अमन भाई, तुम और सब्जी बेच रहे हो क्या? खेती बाड़ी छोड़ दी क्या? विनोद भाई तुम भी मजाक कर रहे हो? तुम तो जानते हो कि इस बार के सूखे ने मेरी सारी फसल खराब कर दी है। अगली फसल के मौसम तक घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए लगा लिया सब्जी का ठेला। कल तक तो रो रहे थे पैसे नहीं है पैसे नहीं है, अब ये पैसे कहाँ से आए सब्जी का ठेला लगाने के लिए? नहीं भाई, मेरे पास घर के राशन तक के पैसे नहीं थे और ऊपर से अनु की फीस भरनी थी, इसलिए बिरजू सेठ से उधर ब्याज पर पैसे ले लिए। अमन की यह बात सुनकर विनोद खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अमन की जमीन खरीदनी थी। अमन उसे वह बेच नहीं रहा था। उसने सोचा कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अमर ने बिरजू सेठ से पैसे लिए हैं, अब यह उसके पैसे चुका नहीं पाएगा। बिच्छू सेठ उसकी जमीन छीन लेगा और वह मैं खरीद लूंगा। अमन की बात सुनकर बहुत खुश तो था, पर अमन के सामने दुख जताने की कोशिश करता है। क्या कहा अमन भाई, तुमने बिरजू सेठ से पैसे ब्याज पर लिए हैं? तुमको जानते हो ना वह कितना बेईमान किस्म का व्यक्ति है, वह तुम्हारी जमीन तुमसे छीन लेगा। हाँ भाई, वह तो तब होगा जब मैं उनके पैसे नहीं दूंगा। मुझे पता है अगली फसल तक तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं सोचा कि सब्जी का ठेला लगा देता हूँ। इससे जो मुनाफा होगा उससे घर खर्चे में और थोड़ा थोड़ा बचा बचा के सेठ को वापस कर दूंगा। Amana ki bata sunakara vinoda mana hai mana sokata hai. ये तो सही कह रहा है, इसकी सब्जी की दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी ही बिरजू सेठ के पैसे ये वापस कर देगा। अगर उसने बिरजू सेठ के पैसे लौटा दिए तो मैं इसकी जमीन कैसे खरीदूंगा? विनोद थोड़ा परेशान तो हो जाता है, मगर अमन के सामने कुछ जाहिर नहीं करता है। हाँ भाई, फिर तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ अगली फसल तक कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। विनोद अमन के सामने मीठी मीठी बात करके वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर रुक के अमन की जमीन हड़पने की तरकीब बनाने लगता है। मेरे पास इतना अच्छा मौका था अमन की जमीन अपने नाम करने का, पर जिस तरह उसकी दुकान चल रही है तो उसकी जमीन में अपने नाम नहीं कर पाऊंगा। एक काम करता हूँ, बिरजू सेठ से मिलकर अमन की जमीन अपने नाम करने की बात कर आता हूँ। फिर क्या था, विनोद बिरजू सेठ के घर बात करने निकल जाता है। वहां पहुंच के सबसे पहले अमन की जमीन के बारे में बात करता है। नमस्ते सेठ जी, क्या हाल है? अरे विनोद भाई, तुम यहाँ और यह सेठ जी बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हें सेठ जी बोलना चाहिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे पास जमीनें हैं। नहीं भाई, मेरे पास तो 10-5 जमीन है बस। Vinoda by tumhari bata sunakara mujhe vaha mahavara yada agaya.
Konasa Mahavara Bai। वही भाई जो बोलते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बस भाई मजाक छोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो भाई क्या काम था? मैंने सुना है भाई तुमसे अमन ने ब्याज पर पैसे लिए हैं। हाँ भाई कल ही तो लेकर गया था ना, क्यों नहीं देना था क्या? तुमने उसे बताया था ना कि वह अगर पैसे नहीं देगा तो तुम उसकी जमीन अपने नाम करवा लोगे। हाँ मैंने पैसे देने से पहले और पैसे देने के बाद उसे अच्छे से समझा दिया था, अगर वह मेरे पैसे समय से नहीं लौटाएगा तो उसकी खेती के साथ उसका घर भी अपने नाम करवा लूंगा। क्या तुम्हें उसकी जमीन तो नहीं चाहिए विनोद भाई? हाँ भाई तुम बिल्कुल सही समझे, मुझे उसकी जमीन चाहिए थी। मैंने उसे जमीन बेचने का कई बार प्रस्ताव भी दिया था पर उसने हर बार मना कर दिया, लेकिन इस बार जमीन लेने का बहुत अच्छा मौका है। अब तो तुम्हें उसे जमीन की बात करने के लिए उससे कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद उसे जमीन का मालिक मैं बन जाऊंगा, तो उसकी बात मुझसे करो। नहीं भाई तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, वो इतनी आसानी से अपनी जमीन तुम्हें नहीं देगा, मैं उसे जानता हूँ। क्या बात कर रहे हो भाई, इस बार तो सूखा पड़ा है, फसल की तैयारी करने में अभी बहुत समय है, फिर वह मेरे पैसे कैसे वापस कर पाएगा? मैंने जब सुना कि तुमसे पैसे उसने उधार लिए हैं, मैं सीधे तुमसे जमीन खरीद लूंगा, मगर जो उसने पैसे तुमसे लिए हैं उसे पैसे से उसने गांव में सब्जी का ठेला लगा लिया है और मैं खुद देख कर आ रहा हूँ, उसका ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द वह तुम्हारे पैसे लौटा देगा। Vinoda ki bata sunakara biraju setha b thora korka jata hai। क्या कहा विनोद भाई? ऐसा हुआ तो उसकी जमीन और घर दोनों मेरे हाथ से निकल जाएगी। नहीं भाई मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और उसका घर भी, मगर उसकी जमीन तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है भाई, बताओ क्या तरकीब है? भाई कोई ज्यादा बड़ी तकलीफ नहीं है, तो बस अमन से अपने पैसों के बारे में पूछते रहना, जब वह कहे कि 2-3 दिन में दे दूंगा तो मुझे बता देना, वह पैसे मैं चुरा लूंगा, फिर वह तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे पाएगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और घर भी, लेकिन तुम्हें जमीन मुझको देनी पड़ेगी। विनोद की तरकीब सुनते हुए बिरजू सेठ सोचता है, इसमें तो मेरा ही फायदा है, चोरी भी विनोद करेगा, मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे और अमन का घर भी। ठीक है विनोद भाई, मैं थोड़े थोड़े दिनों में अमन से पैसों के बारे में पूछता रहूंगा, जब मुझे लगेगा कि उसके पास पैसे जमा हो गए हैं तो तुम्हें फौरन बता दूंगा। फिर क्या था, विनोद अपने घर चला जाता है और फिर अगले दिन बिरजू सेठ अमन से मिलने गांव के बाजार में चला जाता है। वहां जाकर देखा है कि अमन के सब्जी के ठेले के पास बहुत भीड़ होती है। इतनी भीड़ देखकर बिरजू सेठ बोलता है, सही कह रहे थे विनोद भाई, अमन के सब्जी के ठेले पर तो बहुत भीड़ है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मेरे पैसे बहुत जल्दी ही वापस कर देगा। जैसे ही ठेले पर से कुछ लोग कम होते हैं वैसे ही बिरजू सेठ अमन से मिलने चला जाता है। और अमन भाई तुम्हारी सब्जी की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। बस सेठ जी जो भी कुछ है सब आपकी वजह से है। नहीं अमन भाई तुम मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो, तुम्हें पैसों की जरूरत थी वह मैंने दे दिए, जब तुम्हारे पास होंगे तुम मुझे वापस कर दोगे। हाँ सेठ जी, मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। नहीं अमन भाई तुम्हें थोड़े थोड़े पैसे करके देने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हारे पास पूरे पैसे जमा हो जाए तब तुम मुझे वापस कर देना। ठीक है सेठ जी, जब मेरे पास सारे पैसे जमा हो जाएंगे तब मैं आपको वापस कर दूंगा। फिर भी कितने दिन लगेंगे तुम्हें पूरे पैसे जमा करने में? सेठ जी ऊपर वाले की दुआ रहे तो 1 महीने में आपके सारे पैसे चुका दूंगा ब्याज सहित। फिर तो बहुत सही रहेगा भाई, तो ठीक है तुम काम करो तो मैं चलता हूँ।
फिर क्या था, बिरजू सेठ अपने घर के लिए निकल जाता है और अमन अपनी दुकान संभालने में व्यस्त हो जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। अमन अपनी दुकान से बहुत मुनाफा कमा रहा होता है। फिर एक दिन बिरजू सेठ अमन से मिलने आता है विनोद की तरकीब के हिसाब से। और अमन भाई, क्या हाल है? दुकान कैसे चल रही है? सब बढ़िया है सेठ जी, ऊपर वाले की दुआ से दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है। तो अमन भाई, कितने दिनों में पैसे लौटा दोगे? बस सेठ जी, कुछ पैसे जमा हो गए हैं, कुछ पैसे जमा हो जाएंगे कुछ दिनों में, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन अब महीना नहीं लगेगा। पर याद रखना अमन भाई, पूरे पैसे एक साथ देने हैं। हाँ सेठ जी, पूरा एक साथ ही दूंगा। बिरजू वहां से चला जाता है, पर जाते समय विनोद उसके साथ होता है, जिसे अमन देख लेता है, पर उसे उसकी तरकीब। अगले दिन अमन अपनी दुकान पर सब्जी बेच रहा होता है, तब वहां सेठ बिरजू पहुंच जाता है। सेठ जी से जितने पैसे लिए थे उतने तो जमा हो गए, बस 2-3 दिनों में ब्याज जमा करके सेठ जी को वापस कर दूंगा उनके पैसे। अगले दिन अमन अपनी दुकान पर सब्जी बेच रहा होता है, तब वहां सेठ बिरजू पहुंच जाता है। आए सेठ जी, बोलिए कैसे आना हुआ? कुछ नहीं अमन भाई, मुझे बाजार से कई लोगों से पैसे लेने थे और सोचा कि तुम्हारा ठेला भी पास है, तुमसे भी मिलता चलो। क्या हुआ भाई, मेरे पैसे जमा हुए या नहीं? बिरजू सेठ से अपने पैसे के बारे में फिर से पूछता सुन अमन सोचता है। ये सेठ जी हर 2-3 दिन में एक ही सवाल बार बार क्यों पूछने आ जाते हैं? नहीं सेठ जी, आपके पूरे पैसे तो जमा हो गए हैं, लेकिन अभी ब्याज के पैसे जमा होते ही मैं आपके घर आकर आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। अमन की यह बात सुनकर बिरजू सोचने लगता है। चलो ये सही समय है, विनोद भाई को बता देता हूँ कि अमन के पैसे जमा हो गए हैं, वह चुरा ले। चलो अमन भाई, मैं चलता हूँ, जब पूरे पैसे जमा हो जाए तो तुम मेरे घर में आकर दे जाना। बिरजू अमन की दुकान से जाता है तो अमन बिरजू को विनोद के साथ देखा है तो सोचने लगता है। जब भी सेठ जी मेरे यहाँ से जाते हैं तब इन्हें विनोद भाई कहाँ से मिल जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इन दोनों का पीछा करके देखता हूँ एक बार। फिर क्या था, अमन भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाकर विनोद और बिरजू बातें करने लगते हैं, वहीं से कुछ दूर से चुपके अमन उन दोनों की बातें सुनने लगता है। क्या हुआ बिरजू भाई, और कितने दिन लगेंगे अमन को पैसे जमा करने में? विनोद भाई, तुम आज रात की तैयारी कर लो, क्योंकि अमन में रकम जमा कर ली है, बस ब्याज के पैसे जमा कर रहा है, तुम आज रात की उन्हें चुरा लो। क्या कहा बिरजू भाई, यानी जितना अमन तुमसे पैसा लिया था उतना जमा कर लिया? हाँ विनोद भाई, बस ब्याज के पैसे बाकी है। मैं आज रात को सारे पैसे चुरा लूंगा, फिर तुम कल उसे अपने पैसे मांगने जाना। पर भाई, उसने कहा है ब्याज के पैसे जमा करने में 2-3 दिन लगेंगे, तो फिर कल कैसे जाऊं? तुम कल उससे पैसे मांगने जाना, कहना कि मुझे जरूरी है, मुझे पैसे चाहिए, और मना करने लगे तो 1 दिन का समय दे देना और कहना 1 दिन में मेरे पैसे नहीं मिले तो अपनी जमीन और घर मेरे नाम कर दो। वह 1 दिन में इतने सारे पैसे तो जमा नहीं कर पाएगा और परेशान होकर अपनी जमीन और घर तुम्हारा नाम कर देगा। अरे वह भाई, क्या दिमाग लगाया है? तुम आज रात की तैयारी करो, मैं कल की तैयारी करता हूँ। वही दूर खड़ा अमन उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। यह क्या, ये दोनों तो मेरी मेहनत की कमाई और जमीन जायदाद धड़कने की कोशिश कर रहे हैं। अमन को कुछ समझ नहीं आता है तो वह अपने घर चला आता है। घर में वह चिंता में था, तभी उसकी बेटी आती है। क्या हुआ पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटी, एक परेशानी तो है। अमन अपनी बेटी को पूरी बात बता देता है जो बिरजू और विनोद ने कहा था। तो पिताजी, क्या आपने कोई तरकीब सोची है क्या? नहीं बेटी, वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब तो है जिससे बिरजू सेठ और विनोद अंकल भी परेशान रह जाएंगे।